क्वेश्चन कह रहा है बॉडी ऑफ मास of 1 kg thrown upward 20 meter per second, it maintenance comes to the rest after the traveling height of the 18 meter. How much energy lost due to air friction? एक्चुअल में हुआ क्या कि एक व्यक्ति ने मान लिया कि यहाँ पर कोई आपका ये व्यक्ति है और इसने क्या किया बेटा, एक बॉल को यहाँ से उछाला। ये बॉल उछलते हुए बेटा यहाँ तक कहीं तक गया और इसकी हाइट क्वेश्चन ने आपको बता रखी है, मैंने नहीं, उसने कहा है बेटा 18 मीटर ऊंचाई तक जाती है। कहाँ तक जाती है? 18 मीटर तक जाती है। जबकि इसको जो स्पीड है इसकी, वो स्पीड आपको इसको दी गई थी कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड। सो यू हैव टू फाइंड द, क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए एयर फ्रिक्शन के द्वारा यानी घर्षण के द्वारा ऊर्जा हानि क्या हुई, एनर्जी कितनी लॉस हो गई। तो एनर्जी बेटा यहाँ पर हम एनर्जी लॉस पूछ रहा है, तो आप चाहें तो दोनों पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपकी इसकी आप काइनेटिक निकाल लीजिए, उसकी पोटेंशियल निकाल लीजिए। क्योंकि यहाँ पर जो बेटा होगा, जो आप टॉप पॉइंट होगा, जरा ध्यान दीजिए, टॉप वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पर u बराबर 0 होगा, और अगर u 0 होगा तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगी बेटा वो आपके लिए पोटेंशियल बेटा 0 हो जाएगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई तो जितनी भी एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी। अच्छा, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी, सॉरी, काइनेटिक 0 हो जाएगी, वेलोसिटी 0 है, काइनेटिक आपका क्या हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा, और जो भी एनर्जी होगी वो आपकी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूं तो बेटा मतलब बाद में जब फेंकने के बाद जो गया एयर फ्रिक्शन के बाद की कंडीशन, तो जो टोटल एनर्जी हमारे लिए आएगी वो होगी बेटा mgh। अब हमारे पास क्या है बेटा? m हमारे पास पता है, तो m हमारे पास क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ है। अब mgh जो हमारे लिए बेटा पूछ रहा है, तो यहां पर आपको लगाना है mg और h का मान अपने पास है बेटा कितना? 18। चलिए इसको आपको रख लेते हैं। दोबारा की कंडीशन में टोटल एनर्जी, इसको मैं T1 मान करके छोड़ देता हूं। टोटल एनर्जी ऑफ इन द सेकंड कंडीशन, इस वाली कंडीशन से निकालते जब आपने इसको ड्रॉप किया, जब इसने आपको फेंका, तो जरा यहां पर देखिए, यहां पर इसकी जो स्पीड थी u बराबर 20 था, और हाइट बेटा अगर यहां पर देखी जाए तो 0। जब आपकी हाइट 0 है तो निश्चित बात है आप कहोगे सर यहां पर P जो होगा यानी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, अर्थात जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो बेटा कितनी रहेगी? शून्य रहेगी। यहाँ स्थितिज ऊर्जा हमारे लिए कैसे है? शून्य है। अब गतिज ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा हमें यहां पर निकालनी होगी, और फार्मूला आप जानते हैं बेटा 1/2 m और v स्क्वायर का मतलब बेटा 20 का स्क्वायर आप करोगे तो 20 का स्क्वायर हमारे लिए बेटा हमारे लिए कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो गया बेटा 400, और 400 हो गया तो इसको जैसे ही आप कैंसिल करते हैं तो ये वैल्यू हो गई बेटा 200। तो आपके लिए आप कह पाएंगे कि यहाँ जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? mg इंटू 20। कितना आ गया? mg इंटू 20। अब बेटा क्या हमारे पास यहाँ पर मास उसने बताया था, उसने कहा था कि जो m है वो 1 किलोग्राम का है। अगर m का मान 1 रख देते हो तो बेटा बाद की जो ऊर्जा हो गई वो हो गई आपकी 200 जूल। कितनी हो गई? 200 जूल। और m का मान अगर यहां पर आप 1 रख देते हो तो 1 इंटू 10, तो ये बेटा हो गया 180 जूल। अब आप देख पा रहे हैं कि जो पहले ऊर्जा जब हम फेंक रहे थे तो आपकी 200, यहां पर 180 रह गई, यानी 20 जूल कहां गई? तो 20 जूल बेटा एयर फ्रिक्शन की वजह से लॉस हो गई। तो वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहां पर जो हमारे लिए सटीक आंसर मिला आपको वो कितना हुआ आपके लिए? 20 जूल। तो 20 जूल इज अ करेक्ट आंसर। बात क्लियर है? यहां तक कोई उम्मीद है कि आपको समस्या नहीं होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा हो, ठीक ना, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो दूसरे तक शेयर जरूर करते रहें, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए पर रखे आवेशों पर 2 आवेशों द्वारा लगाए गए बल का अनुपात क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पर आपके 2 चार्ज, यहाँ 3 चार्ज आपके रखे हुए हैं। यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आपका माइनस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर आपका प्लस क्यू चार्ज है। आपको फाइंड करना है कि जो दो आपके चार्ज हैं वो पहले पर फोर्स लगाएंगे, इनके बिटवीन का फोर्स क्या हो जाएगा। तो प्लस वाला बेटा इस वाले ए वाले को क्या करेगा? रिपल करेगा। इसकी डायरेक्शन आपका जो इसके द्वारा लगा हुआ फोर्स हो गया ये। माइनस वाला क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी डायरेक्शन हो गई ये। अब आपका फाइनल जो डायग्राम है कुछ इस प्रकार का बन के आ रहा है, ठीक है ना। साथ में बेटा आपको ये पता है कि ये वाला हमारे लिए कितना है? 30। अगर ये आपके लिए 30 है तो ये वाला एंगल आपको पता करना है। आप जानते हैं लीनियर पेयर बन रहा है तो ये वाला कितना हो जाएगा? निश्चित बात है 150 हो जाएगा। तो आपके लिए आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए 150। यहाँ बेटा देखने वाली क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान था। देखने वाली बात ये कि आप हमेशा याद रखिए एंगल जो मेजर किया जाता है 30 आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। एंगल जो मेजर किया जाता है उसके लिए दोनों एरो आपके क्या होने चाहिए? बाहर होने चाहिए। दोनों एरो आपके कैसे होने चाहिए? बाहर होने चाहिए। तो आंसर इस क्वेश्चन के लिए रहेगा 150। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन जो हमारे यहां से है वो आपके लिए क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है।
कह रहा है एक तार की लंबाई को खींच करके 2 गुना कर दिया जाए। एक वायर है और वायर की लेंथ को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए। यहां पर भी 2 कंसेप्ट रहते हैं, एक खींच कर बड़ा करना होता है और एक आपका जोड़कर बड़ा करना होता है। तो यहां क्वेश्चन खींचने वाला है, चलो ठीक है ना। तो आपका ये मान लिया कि हमारे लिए बेटा क्या है, वायर है और इस वायर को आपने खींचा तो ये बड़ा हो गया और बड़ा होकर के मान लिया कि ये हो गया, तब आपका ये वायर क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब याद रखिए इसकी लंबाई अगर मैं मान लेता हूं कि बेटा हमारे लिए L है, तो आपने खींचा कितना, डबल किया है, तो L लंबाई और आपने बढ़ा दी। अब आपका ये 2L हो गया, टोटल कितना हो गया 2L। अब अगर स्टार्टिंग की कंडीशन को जरा हम गौर करें तो थोड़ा सा देखिएगा, अभी पहले एरिया जो रहा होगा स्टार्टिंग कंडीशन का मान लेते हैं A था, तो बेटा अब कितना हो जाएगा, ये एरिया बेटा एरिया कम हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो अगर इसको आपने 2 टाइम्स किया है, यानी L1 बराबर अगर हमारे लिए L था, L2 बराबर हमारे लिए कितना हो गया, 2L हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार से A1 जो एरिया था वो आपका A था, तो A2 हमारे लिए बेटा कितना हो जाएगा, ये अगर यहाँ 2 टाइम्स हुआ है तो ये A/2 हो जाएगा। यानी दोनों का प्रोडक्ट हमेशा बराबर होना चाहिए बिकॉज वॉल्यूम और कांस्टेंट। क्लियर है, चलिए ये बात हमें समझ में आ गई सर। अब उसके बाद बताइए रेजिस्टेंस में परसेंटेज पूछ रहा है, तो रेजिस्टेंस का मतलब है कि हमें बेटा R, तो R का फार्मूला आप जानते हैं, ρL/A, ρL/A। अब इसको हम देखते हैं, तो बेटा इन दिस कंडीशन हमारे पास बात है कि रो तो हमारे लिए यहाँ पर कांस्टेंट है। अब बचा है L को 2 टाइम्स कर रहा है तो 2L हो गया, एरिया को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है तो A/2 हो गया, तो 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर। तो आपके लिए R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई, पहले का ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी R2 इज 4R1। क्लियर है, R2 इज 4R1, जबकि क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है। अब इस क्वेश्चन के लिए आप इसी प्रकार से यहां पर फिजिक्स गुरु अमित वाली ट्रिक आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अमित सर की ट्रिक क्या है, ट्रिक बेटा ये है कि डायरेक्टली R2 बराबर आप याद रख सकते हैं n² R1 होता है। n² का मतलब यहां पर है कितने गुना किया जा रहा है, तो 2 गुना किया जा रहा है, तो n का गुना कितना हो गया 2, तो 2 दूनी आ गया 4, 4R1। बस सीधे सीधे आंसर, क्वेश्चन देखा आंसर टिक किया। अगर वो गुना पूछ रहा होता तो परसेंटेज पूछ रहा है, थोड़ी सी मैथ लगा देते हैं, ठीक है ना। तो आप R1 को बेटा इधर ले लीजिए, जैसे ही आप R1 को ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R2/R1 इक्वल टू हो जाएगा 4। अब हमें क्या करना है, जब R2 R1 पता चल गया तो बेटा R2-R1/R1 ये हमें निकालना है, तो ठीक है ना। R2-R1/R1 हमारे लिए कितना हो जाएगा बेटा, इसमें -1 हमने यहाँ कर दिया, -1 यहाँ कर दिया, इधर बन गया यही वाला टर्म और इधर बन गया बेटा 3। बेटा परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, आंसर आ गया हमारे लिए 300%। तो आपकी अगर आपको परसेंटेज में डेल्टा आर आपको निकालना हो, परिवर्तन निकालना हो, तो बेटा याद रखिएगा n² - 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी आपके लिए एक ट्रिक है। तो जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे, n² का मतलब था 2, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 में गया 3, 3 का गुणा 100 से किया, आंसर आ गया 300%। बस एक बार में आंसर, ना कोई झंझट ना कोई टेंशन। तो ट्रिक्स अगर आपको पसंद आ रही हो, मैं बार बार कमेंट कर रहा हूं, अगर आप 500 लाइक इस बार नहीं आते हैं, मैं अगला वीडियो ट्रिक से नहीं बनाऊंगा। क्लियर है ना, तो बात ध्यान दीजिए, वीडियो को बहुत शेयर करना है, तो आपको लाइक्स की लाइन लगा देनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको मिल रहा है वो आपके लिए क्या है, पहुंच चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपके लिए ये आ रहा है, कह रहा है कि नेत्र आई गोले का व्यास यानी डायमीटर को इंक्रीज कर दिया जाए। तो बेटा हमारी जो आई है कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे लिए कुछ आई है, और यहां पर आपका क्या लगा होगा बेटा, यहां पर आपके लिए लगा होगा लेंस। तो अब यहां पर लगा है लेंस और यहां पर होगी आपकी रेटिना। जरा देखिएगा, तो रेज जो आती हैं वो बेटा कहां फोकस होती हैं, अगर पैरेलल आने वाली रेज ये इस प्रकार से रेज आई और ये फोकस होकर के रेटिना में गिरती हैं। अगर रेटिना में गिरती है तो आप कहते हो सर उसका जो डिफेक्ट है वो ठीक है, मतलब उसको कोई डिफेक्ट नहीं है, उसको कोई दोष नहीं है, उसकी आंख एकदम सही है। लेकिन अगर क्या हो जाए, ये बेटा यहां कहीं गिर जाए या फिर यहां कहीं गिर जाए तो उसकी आंख में दोष हो जाता है, उसकी आंख में दोष हो जाए। पूरा कंसेप्ट सीखिएगा, इसमें 5 क्वेश्चन और बनेंगे, क्लियर है ना। तो मैंने बोला कि यहां पर उसको दोष हो जाएगा। अब इस दोष को जब बेटा यहां पर हो जाए तो याद रखिएगा ये आपका क्या होता है, ये आपका बनेगा बेटा मायोपिया। क्या होगा, मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। क्या कहेंगे इसको, निकट दृष्टि दोष। और जब बात आ जाए बेटा यहां पर आपका यानी H दूर पर बन जाए तो बेटा इसको कहते हैं H माने हाइपरमेट्रोपिया, और इसका मतलब होता है बेटा दूर दृष्टि दोष। उम्मीद है चीज आपको ये बात समझ में आ गई होगी।
चलिए आई होप फुल आपको ये चीज समझ में आ गया है। तो अगर आपको आ गया है तो चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन ने कहा था अगर गोलक का व्यास बढ़ा दिया जाए, अब गोलक आपका बढ़ करके क्या हो जाए कि अगर ऐसा हो जाए, चलिए कैसा, कुछ ऐसा हो जाए, ये वाला गोलक आपका यहां कहीं पहुंच गया, बड़ा हो गया, रेटिना आपकी खिसक करके यहां पर आ गई, तब ये वाला पोर्शन तो आपका यहां से खत्म हो गया, लेकिन आपका फोकस तो यही होगा क्योंकि लेंस तो वही है। जब लेंस वही है तो रेटिना से पहले फोकस होने लगा, और जब भाई रेटिना से पहले फोकस होगा तो सिंपल सी बात है, रेटिना की जब पहले इमेज बनती है तो सर ने उसको कहा है मायोपिया, तो इसका आंसर हो जाएगा मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। दैट्स योर करेक्ट आंसर। उम्मीद है क्वेश्चंस आर क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर पहुंच चलते हैं, और नेक्स्ट जो हमारे लिए यहां से क्वेश्चन आता है वो आपके लिए है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर, अगर इसको पानी में डुबो दिया जाए तो क्या होगा। तो इसका अगर पानी में डुबोएंगे तो क्या होगा, तो याद रखिए बेटा, पानी में डुबोने के लिए कंडीशन आपके लिए होती थी, फार्मूला इसको कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला, n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। इसको लगाएंगे, पहले बार किसके लिए लगाएंगे, एयर के लिए, दोबारा में लगाएंगे 1/f l माने लिक्विड, यानी लिक्विड हो या वाटर हो, यहां पर वाटर दिया है कोई बात नहीं, दोबारा से लगाओगे यहां पर क्या लिखना होता है, याद है आपको एकेडमिक में इस क्वेश्चन को खूब किया है, तो ANG लिखेंगे क्योंकि आपका एक रिस्पेक्ट में क्या है, एयर है। चलिए जब ये आ जाएगा तो क्या लिखेंगे यहां पर आप लिखोगे फिर WNG, क्योंकि आप किसमें, वाटर में डुबो रहे हो, -1 और इन ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2। अब आपकी पहली इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन ये बनेगी, दोनों इक्वेशनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और सॉल्व करने के बाद फिर FA और FL में एक रिलेशन आएगा, और जो रिलेशन आएगा उसके बाद आप उसमें जब वैल्यू पुट करोगे तब आप FL निकाल पाओगे। दैट इज अ लेंथी और लॉन्ग प्रोसेस। तो ट्रिक क्या है सर की, तो ट्रिक बेटा ये है, अब हम इसको क्या करेंगे, आपको मैंने कंसेप्ट बता दिया, उम्मीद है आप इसको सॉल्व कर लेंगे, टाइम के लिए हम बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट ना। तो यहां से आती है फिजिक्स गुरु अमित ट्रिक। अब क्या ट्रिक है ये जरा देखिएगा। अगर पानी हो, याद रखिएगा पानी क्यों, क्योंकि बेटा लेंस यानी आपका ग्लास का बना है, ANG बराबर अगर आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है ना, आपके पास कितना है 1.5 या 3/2, और बेटा WNG आपके लिए क्या है, ये है आपके लिए 4/3 या 1.33। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा है, पानी और आपका ग्लास है, तो निश्चित रूप से आपको इस ट्रिक कामयाब हो जाती है। उसके लिए आपको लगा देना सिंपल, क्या कर देना है, L बराबर, L माने L का मतलब है यहां पर वाटर, F वाटर बराबर 4 ऑफ FA। नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, नहीं एलिमिनेट ना हो जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। तो अब बेटा FA का मान का मतलब ये है कि एयर में फोकल लेंथ क्या थी, और आपको निकालना है वाटर में फोकल लेंथ क्या होगी। तो एयर में कितनी थी भाई, एयर में थी सर 40, और 40 यहां रखा, 40 का मल्टीप्लाई 4 से किया। बोलो यार आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया, लिख दो जल्दी से लिख दो कमेंट में कि आंसर सर ये आ गया, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। अगर समझ में आ रहा हो तो ही लिखना, क्लियर है ना। तो ये हो गई हमारे लिए कंडीशन, क्या कंडीशन हो गई हमारे लिए बेटा, 4 4 जा 16, यानी आंसर इज 160 सेंटीमीटर। अगर आपका ध्यान दीजिए ये सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में लिखें, जो यूनिट यहां पर होगी वही यूनिट यहां पर होगी। सो योर आंसर इज कितना, 160। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंटरेस्ट का काम आएगी। कंसेप्ट आर क्लियर। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारे यहां से क्या है, अगला क्वेश्चन क्या होता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको चीजें पढ़ी तो सभी हैं, बस आपके एक रिवीजन की जरूरत है। तो ये क्विक रिवीजन है, थोड़ा सा स्पीड में पढ़ते रहेंगे। कह रहा है नंबर ऑफ इमेज क्या है, नंबर ऑफ इमेज आपको फाइंड करना है। नंबर ऑफ इमेज के लिए आपको पता है, पहले m निकालते थे सर जी, m का फार्मूला होता था 360/θ, फिर कंडीशन इसकी होती थी, कंडीशन क्या, एक तो m के बराबर, एक आपका m-1 के बराबर, इवन आउट का चक्कर क्लियर है। पहले m की वैल्यू यहां से देखें 360, थीटा पैरेलल है, पैरेलल माने 0, आंसर आया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब नंबर ऑफ इमेज हमारे लिए कितनी हो गई, इनफाइनाइट। नंबर ऑफ इमेज आर इक्वल टू इनफाइनाइट। जब दो आपके पैरेलल मिरर हैं और वो कहां पर रखे हैं, अगर वो के एक दूसरे से समांतर रखे हैं, अर्थात थीटा का मान 0 है, तो बेटा बनने वाली जो इमेज की संख्या होगी, यानी प्रतिबिंबों की संख्या होगी, वो कितनी होगी, अनंत होगी। कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान। चलिए अगर आसान है तो कर लेते हैं, क्योंकि करने में कोई बुराई वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात कोई नहीं है। अच्छा, 2 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है बेटा हमारे पास दे दिया है क्वेश्चन ने तरंग दैर्ध्य। क्या दिया है,
तरंग दैर्ध्य, और यहां से पूछ रहा है कि इसकी आवृत्ति क्या होगी। तो आवृत्ति तरंग दैर्ध्य में पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रिलेशन पता करना पड़ेगा। अच्छा, रिलेशन आपको पता है सर, हमें पता है v बराबर एफ लैम्डा, आपने सिखाया है और हमने सीख लिया है। चलिए, आपने सीख लिया, मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लैम्डा क्वेश्चन ने दे दिया है, लेकिन वेग तो नहीं दिया। अब अगर दो राशियां अननोन है तो कैसे करेंगे, तो बेटा इसको सबसे पहले तो फार्मूला बना लेते हैं, F इक्वल टू बन जाएगा v अपॉन लैम्डा। याद रखिए बेटा, 2 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति क्या होगी। अब बेटा ध्यान दीजिए, जब आपके पास वेवलेंथ कंडीशन पूछी गई है और यहां से ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यहां पर क्या होगा, विद्युत चुंबकीय लिखना है, विद्युत चुंबकीय तरंग की आपकी आवृत्ति क्या होगी। और विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आप अपने आप से याद रखिएगा कि बेटा v की जगह आप c यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, c, बिकॉज इट्स स्पीड इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो f की वैल्यू हमारी हो गई, ये हो गया 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा की वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉम माने 10 के पावर -10 मीटर। बदल गया भाई, बदल गया। चलिए 2 से इसको काटा तो 1.5 बन गया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो भाई कितना हो जाएगा, 10⁻18 इतने हर्ट्ज। ये आवृत्ति हमारे लिए आ गई। यही आपका हमारे लिए कैसा है बेटा, सही आंसर है। चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा जल्दी ना लगे, आप लोग कह देते हो कि भाई बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो। जफर सर हमारे प्रकट हो गए हैं, इनका है ना 7 बजे सर का लाइव है, इसलिए थोड़ा सा मुझे तेज करना पड़ रहा है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, पिंड का परम ताप 3 गुना कर दिया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज 3 टाइम्स। कितने टाइम्स कर दिया गया, 3 टाइम्स कर दिया गया। तो कह रहा है कि बताइए इसकी रेडिएशन एनर्जी क्या होगी, रेडिएंट एनर्जी क्या होगी, विकिरण ऊर्जा क्या होगी। तो पहले तो विकिरण ऊर्जा का थोड़ा फील आना चाहिए। विकिरण ऊर्जा आखिर होती क्या है, मतलब जिसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अगर मीडियम की आपको जरूरत नहीं है तो वो उसके लिए बेटा अप्लाई क्या होता है, अप्लाई आपको नियम याद रखना पड़ेगा, और वो नियम है बेटा क्या, स्टीफन का नियम। किसका नियम, स्टीफन का नियम। याद है कि नहीं है, स्टीफन का नियम। मैंने कहा है बेटा सभी फार्मूले याद कर लो, और अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो दिक्कत होगी। मैंने बहुत फार्मूले के वीडियोज बनाए हैं, उनको आप देखो और उनको स्मरण रखो, क्योंकि जब तक आपके पास फार्मूले नहीं होंगे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। E प्रोपोर्शनल टू T पावर ऑफ 4 कितना हो गया, ये होता है E प्रोपोर्शनल टू T पावर ऑफ 4, और T पावर ऑफ 4 मींस अब आपसे पूछा गया है कि बताइए कि यहां पर जबकि सिग्मा का मान ये सिग्मा है, तो E बराबर यहां से बेटा इसको आप लगाते हैं बेटा, यहां स्टीफन नीतांक पावर ऑफ 4। अब बेटा E तो बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां से कितने गुना कर दिया जाता है, गुना करने के लिए बोल रहा है। चलिए गुना करने के लिए बोल रहा है तो परम ताप 3 गुना, तो T की जगह हम कितना रखेंगे 3, इसकी पावर लगाएंगे 4। तो बेटा 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो, 3 3 9 3 27 3 81, यानी 81। कितना भाई 81। तो आपका योर आंसर इज 81 टाइम्स। जो आपका एनर्जी हो जाएगी पहले से 81 टाइम्स हो जाएगी। हाउ मेनी, कितनी हो जाएगी, 81 टाइम्स हो जाएगी। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देखेंगे, मैंने बोला E प्रोपोर्शनल टू T पावर ऑफ 4, T की वैल्यू 3 गुना किया जाता है, यहां मैंने 3 रखा, 3 की पावर 4 किया, आंसर आया 81। क्लियर है। चलते हैं बेटा अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से आपके लिए क्या है, अगला क्वेश्चन जो आपका आता है वो कुछ ये है। 40 ग्राम जल का ताप 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे पूर्णतया भाप में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा क्या होगी। कितना है, 40 ग्राम जल है। चलिए तो m बराबर हमारे पास क्वेश्चन ने दे दिया है 40 ग्राम, ओके। और टेम्परेचर आपके लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, किसका, वाटर का। चलिए उसके बाद अब इसे पूर्णतः स्टीम में बदलना है। 30 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर से बेटा क्या होगा, पहले ये 100 डिग्री तक गर्म होगा, अभी भी वाटर है। उसके बाद बेटा फिर क्या होगा, 100 से बेटा और गर्म करेंगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, जो हमें चाहिए, यानी भाप बन जाएगा। अब जब मैंने कहा था जब स्टेट चेंज होता है तो कंडीशन हमारे लिए क्या होगी, जब स्टेट चेंज होगा तो ऐसी सिचुएशन पर यहाँ 30 से कितना है बेटा, 100 बेटा, तो ये 30 से 100, 100 से 100। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो रहा है, 30 से जब टेम्परेचर बदल रहा है, ठीक है ना, स्टेट आपका सेम है, स्टेट सेम है तो यहाँ पर लगाएंगे MC डेल्टा T, और जब बेटा यहाँ से वाटर से स्टीम में जा रहा है तो यहाँ पर क्या हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ml। अब इनमें से m कॉमन है तो 40 हमने ले लिया बेटा बाहर। C का मान वाटर के लिए होता है 1, और डेल्टा T का मतलब 100 - 30 मतलब कितना हो गया 70, तो 70 × 1 R = 70, प्लस L के मतलब बेटा कितना 540। दोनों का एडिशन करिए, 40 का मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसका एडिशन कर लेते हैं, 7 4 11 610, और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 0 आ गए, 4 1 जा 4 और ये 2 4।
कितने, याद रखें आंसर कैलोरी में होगा। अगर ऑप्शन आपके जूल में मिल रहे हैं तो आप क्या करना पड़ेगा बेटा, इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप जानते हो 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्वेश्चन आर क्लियर। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आपके लिए क्या दिख रहा है, अगला क्वेश्चन ये है, कह रहा है बेटा पृथ्वी पर 10 किलोग्राम और 20 किलोग्राम के पिंडों पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात क्या होगा। तो ग्रेविटी फोर्स का जो रेशियो है वो आपको पता करना है। तो F1 अपॉन F2 हमें पता करना है। आप जानते हो बेटा F बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा m1g और ये हो जाएगा m2g। दोनों के मास तो पता ही है, g से g चला गया। अब आप समझ गए कि यानी m1 बटे m2 करना है तो 10/20, यानी योर आंसर इज 1:2। दैट्स योर करेक्ट आंसर। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत पसंद आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।